नमस्कार बच्चों, आज हम अपने हिंदी व्याकरण का पहला पाठ भाषा, व्याकरण, लिपि और बोली पढ़ेंगे। कोई भी लेसन, कोई भी पाठ पढ़ने से पहले जो लेसन का नाम है, जो पाठ का नाम है, उसका क्या अर्थ निकलता है वो हमें पता होना चाहिए। अगर हमें वही नहीं पता तो हमें स्टोरी कैसे समझ आएगी। इसीलिए कोई भी पाठ पढ़ने से पहले, कोई भी कहानी पढ़ने से पहले उस कहानी के नाम का या उस पाठ के नाम का अर्थ हमें जान लेना चाहिए। तो आज हमारा पाठ क्या है? भाषा है, व्याकरण है, लिपि है और बोली है। पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा का मतलब है, आप 3rd सेकंड से पढ़ते आ रहे हो बेटा, कि भाषा क्या होती है। जब हम जिस माध्यम से अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेत के द्वारा, बोलकर, लिखकर या संकेत के द्वारा जब हमने भावों को दूसरों के सामने, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और उसी माध्यम से दूसरों के विचारों को समझते हैं। माने बोलकर, लिखकर या संकेत के द्वारा जब हम अपने विचारों का आदान और प्रदान करते हैं। आदान माने लेना, प्रदान माने देना। अपने विचारों का लेन देन, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो क्या कहलाती है? भाषा। तो इसका सही रूप क्या होगा कि जब हम अपने विचारों का दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर वर्णन करते हैं या बोलकर या लिखकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं तो वो क्या कहलाती है? भाषा। दोबारा फिर सुनो कि जब हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भी विचार बोलकर या लिखकर समझते हैं, भाषा कहलाती है। एक बार फिर सुनो, भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? भाषा। समझ आई? नेक्स्ट देखिए, व्याकरण। व्याकरण का मतलब है कि हमें भाषा तो आ गई, हमें बोलना भी आ गया, ठीक है, लेकिन सही बोलने का ढंग, शुद्ध रूप में बोलने का जो ढंग सिखाता है, तरीका सिखाता है, वो सिखाता है व्याकरण। ठीक है, भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण करवाती है। कैसे? तो इसकी परिभाषा हम कैसे करेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है या व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध माने सही, शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, वह व्याकरण कहलाता है। ठीक है, भाषा आप लोगों को समझ आ गई, व्याकरण समझ आ गई। अब क्या? लिपि। लिपि का मतलब है, जैसे विश्व में जितनी भी भाषा हैं सबकी कोई ना कोई लिपि है। हमारे देश में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनकी अधिकांश की जो लिपि है वो देवनागरी है। लिपि का मतलब होता, लिपि का अगर शाब्दिक अर्थ देखें कि लिपि शब्द का अर्थ देखें तो होता है चिन्ह करना, चिन्ह। लेकिन लिपि का अगर हम परिभाषा देखें, लिपि का अगर हम मतलब देखें तो लिपि का मतलब होता है लिखने का ढंग। लिपि हमें लिखने का ढंग या लिखने की विधि सिखाती है, या जिन चिन्हों के द्वारा हम किसी भाषा को लिखित रूप देते हैं वो लिपि होती है, या हम यूँ कहें लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। नेक्स्ट है बोली। अब देखो बेटा, बोली और भाषा ये दोनों ही ऐसे रूप हैं, ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, अपने विचारों को दूसरों के सामने सुनाते हैं, दूसरों के सामने कहते हैं। भाषा और बोली दोनों में, लेकिन दोनों का मतलब थोड़ा सा भिन्न है।
अलग है। कैसे कि जो भाषा का क्षेत्र है वो तो बहुत बड़ा है, भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, और बोली का क्षेत्र सीमित है। जैसे भाषा, अब जो हमारी बोली होती है, जैसे हम अब जिस भी जगह पे रह रहे हैं उसमें कुछ हमारे बोलने का थोड़ा लहजा अलग होता है, थोड़ी दूर और आगे चले तो वहाँ पर भी विचार तो अभिव्यक्ति हिंदी में एक भले ही कर रहे हैं, लेकिन उनका थोड़ा बोलने का लहजा, एक आधा शब्द जो है थोड़ा भिन्न मिलेगा, अलग मिलेगा, तो वो होती है बोली। जब थोड़ी थोड़ी दूर में हमारे बोलने के ढंग में जो परिवर्तन आता है तो वो बोली के कारण आता है। बोली स्थानीय भाषा को कहते हैं, या बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। बोली जिसको आंचलिक भाषा भी कहते हैं, यानी कि स्थानीय भाषा, ठीक है। भाषा का क्षेत्र बहुत ब्रॉड होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। अब हमें भाषा समझ आ गई कि लिख कर या बोल कर जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो भाषा होती है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है। जब हमें लिखने का तरीका आ जाए, लिखने का जो ढंग होता है वो लिपि के द्वारा सिखाया जाता है। बोली स्थानीय क्षेत्र में भी जो भाषा यूज की जाती है, जो बोलने का के शब्द यूज हम करते हैं वो होती है बोली। चारों का शब्दों का अर्थ हमें पता चल गया, ठीक है। अब भाषा मानव ईश्वर की सबसे उत्तम रचना है। मानव के मन में अनेक प्रकार के, देखो भाषा की जरूरत क्यों है कि हमारे मन में बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारी हमारी भावनाएं होती हैं। अगर वो मन में रखेंगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि हम कुछ कहना चाह रहे हैं। इसीलिए अपने मन के भाव को, अपने मन के दुख सुख को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए भाषा अति आवश्यक है। हम अपने दुख को भी भाषा के द्वारा ही साझा कर सकते हैं और सुख को भी बांट सकते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरों की भावनाओं, एक दूसरे के विचारों से अवगत होते हैं, माने परिचित होते हैं। कहने का मतलब है कि भाषा हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक आवश्यक है। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भाव विचारों को बोल कर या लिख कर प्रकट करता है तथा दूसरों के भाव और विचारों को भी ऐसे ही समझता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव, अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के भी विचारों को समझता है। वह क्या कहलाती है? हमारी भाषा कहलाती है। तो समझ आ गया बेटा? अब देखिए इसमें लिखा हुआ है भाषा के भेद 3 होते हैं। मुख्य तौर पर अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि बताओ बच्चों भाषा के कितने भेद होते हैं, तो आप 2 ही लिखोगे। मुख्य रूप से भाषा के 2 ही भेद होते हैं, एक तो मौखिक और एक लिखित। तीसरा कौन सा होता है जो हमारी पुस्तक में दिया हुआ है? वो है सांकेतिक। पहले हम मौखिक सांकेतिक पढ़ लेते हैं। चलो, आपकी बुक में पहले सांकेतिक दिया हुआ, तो सांकेतिक का मतलब होता है बेटा ये भाषा का मुख्य रूप नहीं है, ये भाषा का केवल एक अन्य रूप है जिसको भाषा के मुख्य रूप का होने की मान्यता प्राप्त नहीं है। अब क्यों नहीं है? जैसे संकेत का प्रयोग, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें सांकेतिक भाषा होती कौन सी है। इसमें ना तो बोलकर हम विचार प्रकट करते हैं और ना लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। संकेतों के द्वारा जैसे आपने कुछ गलत काम कर दिया या अपने घर में कोई नुकसान कर दिया और आपकी माँ जो है आप पर बहुत गुस्सा है और वो बोल नहीं रही है, केवल आँखों से आपको इशारे कर रही है गुस्सा होने का। जब वो आंखें ऐसे आपकी तरफ देख रही है तो आपको पता चल जाता कि माँ अब बहुत गुस्से में है। या फिर स्कूल में जो आपके डीपी वगैरह होते हैं, पीटीआई सर होते हैं, वो भी हाथों से ऐसे इशारे करते हैं इधर आओ इधर जाओ, तो आपको बिना बोले समझ आ जाता कि सर इधर जाने के लिए बोल रहे हैं या आने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे ही हमारे चौराहों पर जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है वो भी हमें हाथों से इशारे करके समझाती है कि इधर जाना है, आना है या रुकना है। ठीक है। गार्ड के द्वारा भी जब झंडी जो दिखाई जाती है उससे भी हमें संकेत मिलता है कि अभी गाड़ी आने वाली है या गाड़ी जा चुकी है। हमारे चौराहों पर जो ग्रीन लाइट, येलो लाइट या ग्रीन, येलो और कौन सी होती है? एक तो ग्रीन लाइट होती है। ग्रीन लाइट का मतलब क्या? जाने का जो संकेत देती है। येलो रेडी होने का और रेड
रुकने का। तो जब ये इनमें से कोई एक लाइट ऑन होती है तो हमें समझ आ जाता है कि अब हमें रुकना है, चलना है या चलने के लिए तैयार रहना है। तो ये कौन सी भाषा होगी? सांकेतिक। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक है कि इसका माइनस पॉइंट है कि ये सभी को अच्छे से समझ नहीं आती। अब सामने वाला बिना बोले ही कुछ हमें बात बताने का प्रयास कर रहा है, हो सकता है वो कुछ और बात बताना चाहता हो और हमें उसकी कुछ मतलब हमें उसकी सही बात नहीं समझ में आके कुछ और ही हमने उनकी बात का मतलब निकाल लिया हो। तो ठीक है, तो इसीलिए हमें जो है इसीलिए इस भाषा को जो मुख्य भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाता। और हमें ये मतलब सांकेतिक भाषा को हम शरीर के द्वारा कैसे प्रयोग करते, जैसे आंखों के द्वारा अपनी भौहों ऊपर उठाना या हाथों के इशारे से या पैर के इशारे से, इस प्रकार जो है हम अपनी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। समझ आ गई आपको सांकेतिक भाषा कि ना तो हम बोलते हैं ना हम लिखते हैं, केवल इशारों के द्वारा जो संकेत किए जाते हैं वो हमारी सांकेतिक भाषा है। अब है मौखिक भाषा। जब व्यक्ति बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है या अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है तो वो कौन सी भाषा होती है बेटा? मौखिक भाषा। अब जैसे मौखिक भाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है? कहानी सुनाना, भाषण देना, कविता सुनाना, या कोई भी आप अपने बातें एक दूसरे को बता रहे हो या पर्सन सुना रहे हो, तो ये सारे किस में आएंगे? मौखिक भाषा में। लेकिन आपने ये याद रखना है बेटा, मौखिक भाषा में सिर्फ वही बातें आएंगी जो आप अपने मुंह के द्वारा बोल रहे हो। दूसरा एक और क्या आएगा मौखिक भाषा में? अगर जैसे मैं अभी कहूँ राहुल ने कविता सुनाई, तो ये मौखिक भाषा में है। अगर मैं बोलूँ राहुल ने पुस्तक से पढ़कर कविता सुनाई, तो ये भाषा का बेटा मौखिक रूप नहीं होगा, ये लिखित। यानी कि जब हम केवल मुंह से बोलकर कोई बात करते हैं तो वो मौखिक भाषा। लेकिन अगर हम किसी पुस्तक से पढ़कर बोल रहे हैं तो वो भाषा के मौखिक रूप में नहीं आता, वो भाषा के किस रूप में आएगा बेटा? लिखित रूप में आएगा। यह आपने ध्यान रखना है। वो लिखित रूप में क्यों आएगा? क्योंकि हम लिखी हुई चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो आपको मौखिक भाषा समझ आ गई अच्छे से कि मौखिक भाषा में कैसे होगा। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है, केशव ने मोहन से पूछा यानी कि वर्बली बोला, भैया आज कहाँ जा रहे हो? मोहन ने उत्तर दिया, भैया मैं आज कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ। तो ये बातें उसने, दो बातें हुई और दोनों बातें उसने मुंह के द्वारा बोल कर कही। तो ये कौन सी हुई? वो भाषा मौखिक हुई। नेक्स्ट है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर नहीं अपितु लिख कर प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? भाषा का लिखित रूप। अब लिखित रूप भाषा का मुख्य आधार माना जाता है, बेस माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि जो भाषा का लिखित रूप होता है बेटा वो स्थायी हो जाता है। स्थायी माने परमानेंट। अब मैंने तुमसे अब मैं जैसे बोल रही हूँ आपके सामने, ठीक है, तो आपको ये कुछ बातें याद रहेंगी। फिर मैं आपको नेक्स्ट जब हमारा ये लेसन पूरा हो जाएगा, हमारा ये पाठ पूरा हो जाएगा, तब मैं आपको प्रश्न उत्तर लिखने के लिए दूंगी, तो आप अपनी नोटबुक में वो लिख लोगे। और जब भी आपको मैं याद करने के लिए दूंगी तो फटाक से आप वो लेसन निकाल के फिर याद करोगे। अगर मैं आपको 5 महीने के बाद दूंगी तब भी वो आपके पास वैसे ही लिखा मिलेगा, फिर आप उसमें से याद कर लोगे। तो ये स्थायी हो गया कि वो आपके पास परमानेंट वो चीज़ है। तो इसीलिए लिखित भाषा को मुख्य भाषा का दर्जा मिला हुआ कि आधार है, ये हमारी भाषा का आधार है। और ये इन लिखित भाषा में जो भी हम चीज़ें लिखते हैं उनको हम संभाल कर रख सकते हैं और वो काफ़ी समय तक हमारे पास रखी रहती है। जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे गीता है, महाभारत है, रामचरितमानस है या हमारा संविधान है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर ये लिखी हुई नहीं होती तो बहुत सारी बातों को तो हम अब तक भूल चुके होते, लेकिन अब तक भी ये हमारे पास यूं की यूं है। क्यों? क्योंकि इनका लिखित रूप हमारे पास है। तो समझ में आ गया? लिखी हुई जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो मौखिक भाषा, जब हम अपने भावों को, अपने विचारों को संकेतों या इशारों के द्वारा प्रकट करते हैं तो वो सांकेतिक भाषा। समझ आ गई बेटा? अब देखो, सांकेतिक भाषा में हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार संकेत समझता है। वही बात आ गई कि भाई आपने कोई इशारा कुछ और किया और मैं समझ कुछ और रही हूँ, तो जितनी हमारी बुद्धि हम उसी के अनुसार वो बातों को समझ जाते हैं। कई बार
हम संकेत का गलत मतलब भी निकाल लेते हैं, सामने वाले ने कुछ और कहा है और हम उसका कुछ और मतलब समझ गए। ये हमारी थी सांकेतिक भाषा। इसलिए सांकेतिक भाषा को ज़्यादा विश्वसनीय नहीं माना गया है। अब देखिए, अब इसमें है मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी होती है बेटा? जो हमारा जब जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जो हम अपने परिवार से, अपने भाई बहन से, अपने आस पड़ोस से जो भी हम भाषा सीखते हैं या जो हम भाषा उस समय प्रयोग में लाते हैं बोलने में, तो वो हमारी कौन सी भाषा होती है? जिसको आप टंग लैंग्वेज बोलते हो, वो कौन सी भाषा होती है? हमारी मातृभाषा। समझ आई? मातृभाषा कौन सी होती है? जब अपने माता पिता और परिवार से जो भाषा हम सीखते हैं। मातृभाषा कौन सी हुई? कि जो भाषा हम अपने माता पिता और परिवार से सीखते हैं, वह कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा। अब इसमें बताया है कुछ भाषा कि जो अलग अलग राज्यों में बोली जाती, जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, गोवा में कोंकणी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हिंदी। हरियाणा में हिंदी है, आपने हरियाणवी नहीं डालना, हरियाणवी बोली है, भाषा नहीं है। मैंने बोली और भाषा में अंतर बताया था कि भाषा जो है स्थानीय रूप, बोली जो स्थानीय रूप होता है, यानी कि थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। तो हरियाणा की कौन सी भाषा? हमारी हिंदी। जम्मू कश्मीर में डोगरी भी बोली जाती है और हिंदी भी। दिल्ली की कौन सी है बेटा? हिंदी। और हिमाचल की भी हिंदी। तो कुछ राज्यों की भाषा दी गई थी जो आपने ध्यान रखनी है। अब ये बता रहा है हमें राजभाषा। अब देखो, हमने मातृभाषा सीखी कि समझी कौन सी थी? जो हम अपने माता पिता और परिवार से सीखते हैं। अब ये है राजभाषा। राजभाषा कौन सी होती है? कि जिस भाषा में हमारे देश या हमारे राज्य में कार्यालयों में काम किया जाता, ऑफिस में जिस लैंग्वेज में काम किया जाता, ऑफिसों में या कार्यालयों में जिस भाषा में काम किया जाता है, वो कौन सी भाषा कहलाती है? राजभाषा। अब इसमें दिया हुआ इसकी डेफिनेशन कि जो भाषाएं शासन, प्रशासन, न्यायालय होते हैं, जो हमारे कोर्ट होते हैं, इसमें शासन जो हम अपने राज्य को किस प्रकार चलाएं, उसकी जो प्रणाली होती है, उसके जो नियम होते हैं, वो जिस भी लैंग्वेज में लिखे होते हैं, जिस भी भाषा में लिखे होते हैं, वो कौन सी भाषा कहलाती है बेटा? राजभाषा। और राजभाषा की संख्या कितनी बताई? 22। यानी कि हमारे देश में संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। तो ठीक है, ये हमारे पाठ के कुछ अंश थे। अगले पाठ का जो अगला कुछ भाग जो शेष रह गया बेटा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती और हम बोर हो जाते। ठीक है, अब आज हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं बेटा, हमने पढ़ा व्याकरण किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। मुख्य रूप से कौन से दो भेद है? लिखित और मौखिक। इन तीनों की डेफिनेशन हमने पढ़ी। राजभाषा किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा, मातृभाषा किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा। तो जो जो क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं, जो जो प्रश्न इसके अंदर आए हैं, आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखकर इन प्रश्नों को अपनी रफ नोटबुक में लिखेंगे। फिर नोटबुक में कोई भी नहीं लिखेगा। ओके, थैंक यू।